हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई मेंस 2026 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पूछा गया है कि हुक्स लॉ इज वैलिड इन विच रीजन। ठीक है, क्वेश्चन ये कि हुक्स लॉ किस रीजन में वैलिड होता है। तो आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा होगा कि जो हुक्स लॉ है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये वो रहता है ए बी इलास्टिक लिमिट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट रहती है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हमारे पास है, प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ब्रिटिल और है विस्को इलास्टिक। तो विस्को इलास्टिक तो यहाँ पे आएगा नहीं, प्लास्टिक लिमिट भी नहीं। जो हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक मटेरियल लिमिट, जहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है एक्चुअली, वहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल के डायमेंशन में चेंज होगा, जैसे ही हम लोड रिमूव करेंगे देन मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। तो इसका आंसर सही होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहला यंग मॉडुलस, ये भी आप जानते होंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, यहाँ से ई की यूनिट अगर निकालेंगे तो ई की यूनिट निकल के आएगी न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेस, सेम यूनिट। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। ठीक है, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे क्या स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। तो इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दो आपने मॉडुलस पढ़े होंगे, ई एंड जी। इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जी की अगर हम डिफिनेशन डिफाइन करें तो जी होता है रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ अपान में शियर स्ट्रेन। ठीक है, फाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जी टाउ अपान फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ डक्टाइल मटेरियल नेकिंग बिगेन्स एट विच रीजन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं कि पूछ रहा है कि नेकिंग, जब डक्टाइल मटेरियल में टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं तो नेकिंग कहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रेस स्ट्रेनग्राम, यहाँ से ओ रहता है, ए बी सी डी ई, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, यहाँ पे अपर हिल पॉइंट होता है, यहाँ पे लोअर हिल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इस वाले रीजन को बोलते हैं नेकिंग रीजन, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब 2 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड अगर हम बनाएं, इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रा करें, एक 2 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड है ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये 2 मीटर लॉन्ग है। इसका डायमीटर 20 दिया हो, ये डायमीटर दिया है 20 एंड 40 किलो न्यूटन एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये 40 किलोमीटर एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, यंग मॉडुलस इतना दे रखा है 200 गीगा पास्कल। रॉड का इलांगेशन, इलांगेशन क्या होता है, डेल्टा एल क्या होता है, पी एल बाई ए ई, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। एल हमको मीटर में दे रखा था, मैंने एम में कन्वर्ट किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, डायमीटर दिया था, लोड दे रखा था, मैंने डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट की, डेल्टा एल आ गया हमारा 1.27। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड टफनेस। आपने दो टाइप पढ़ा होगा, एक टफनेस एक रिजिलियंस। एनर्जी अब्जॉर्ब इन प्लास्टिक रीजन इज कॉल्ड टफनेस, एनर्जी अब्जॉर्ब इन इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड रिजिलियंस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार अंडर 250 मेगा पास्कल इंजीनियरिंग स्ट्रेस, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा ई दे रखा है कितना 250 मेगा पास्कल एंड 0.20 इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ 0.20 दे रखा है। व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, ट्रू स्ट्रेस बराबर होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस ब्रैकेट के अंदर 1 + ई मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये इसका आ जाएगा 300 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन वॉल स्फेरिकल सेल हैज़ एन इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी विच इज एक्सपोज टू एन इंटरनल प्रेशर पी इफ सिग्मा टी रिप्रेजेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये कोई ऐसा स्फेरिकल है, डायग्राम थोड़ा सही बना नहीं है, स्फेरिकल कुछ बनना नहीं, ठीक है सही, ठीक है ये, और ये इंटरनल प्रेशर से, ये इंटरनल प्रेशर है ऐसे लग रहा है इसके अंदर, तो कह रहा है कि सिग्मा टी रिप्रेजेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन सेल थिकनेस, तो हमको पता है इन स्फेरिकल सेल टेंसाइल स्ट्रेस और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस दो आती हैं, तो उसमें सिग्मा सी और सिग्मा आर जिसको बोलते हैं, उसको हमने सिग्मा टी से यहाँ पर डिनोट करते हैं, PD/4T होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे PD/ सिग्मा टी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर होगा PD/ सिग्मा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ थिक सिलेंडर, थिन था ये थिक सिलेंडर है, विद इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर 2D एक्सपोज इंटरनल प्रेशर, द मैक्सिमम हूप स्ट्रेस अकर इन द सिलेंडर, देन बताना है कि मैक्सिमम हूप स्ट्रेस आपको बताना है अगर इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी और एक्सटर्नल डायमीटर 2D। तो एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले, थिक सिलेंडर में क्या होता है कि जो हूप स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग यूनिफॉर्म अक्रॉस द थिकनेस, बट इन केस ऑफ थिक सिलेंडर नॉट यूनिफॉर्म, वेरीज, कैसे वेरीज करती, मैक्सिमम कहाँ पे होंगी, इनर रेडियस और इनर सरकमफेरेंस पे, मिनिमम कहाँ पे होंगी, आउटर रेडियस पे, ठीक है। तो अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं हूप स्ट्रेस का, P जो प्रेशर, आर इनर का होल स्क्वायर अपन आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर 1 + आर आउटर डायमीटर का रेडियस स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब किस रेडियस पे हूप स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, तो ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि इनर रेडियस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इनर रेडियस, तो यहाँ से सिग्मा एच क्या हो जाएगा, सिग्मा H/max, तो हमको ये डी इनर डी दे रखा, तो आर इनर क्या आ जाएगा D/2, आउटर 2D दे रखा, तो यहाँ से आर आउटर क्या आ जाएगा स्मॉल डी, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5P/3। अगर आपने SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, फिक्शनल टॉर्क इन अ पिवट बीयरिंग अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्टेंस, दो टाइप की आपने थ्योरी पढ़ी हुई, UPT एंड UWT, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो अगर हम फ्लैट बीयरिंग में देखेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में तो टॉर्क क्या होता है 2/3 μWr, अगर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से देखें तो 1/2 μWr। पूछा कि इसमें UPT में, तो UPT में क्या आ जाएगा 2/3 μWr, ठीक है। मैंने कॉनिकल पिवट बीयरिंग के भी लिए लिख दिया है 2/3 μW cosec अल्फा, ठीक है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो सेम क्वेश्चन जो मैं बता रहा था उसी से रिलेटेड है कि फ्रिक्शनल टॉर्क डेवलप इन अ कोन क्लच अंडर एक्सियल लोडिंग मैथमेटिकली आइडेंटिकल इन विच टाइप ऑफ बीयरिंग, कह रहा है जो फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेट होता है इन कोन क्लच में जो जनरेट होता है 2/3 μF आर आउटर का क्यूब पान आर इनर का क्यूब माइनस आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इंटू कॉसेक अल्फा, सिमिलरली ये होता है किसके ट्रेपेजॉइडल बीयरिंग में, सेम यही होता है, तो इसका आंसर ट्रेपेजॉइडल बीयरिंग। ये क्वेश्चन मैंने पूरा इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर ट्रेपेजॉइडल पिवट बीयरिंग होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बेल्ट ड्राइव से कि मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम टेंशन होते है 3TC, TC क्या है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैसे निकालते हैं MV² से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3mv²। कुछ क्वेश्चन मैंने वही जो उठाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो बच्चों ने अटैम्प्ट किए होंगे, सबके सही होंगे मोस्टली, ठीक है। इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच द ऑपरेशनल इंगेजमेंट स्पीड नीड्स टू बी डबल, व्हाट शुड बी द इंक्रीमेंटल फैक्टर फॉर नंबर ऑफ शूज़, तो इसका ये पूछ रहा है कि अगर हम ऑपरेशनल स्पीड को डबल कर दें तो नंबर ऑफ शूज़ जो होंगे वो डबल से, मतलब जो नंबर ऑफ होंगे शू वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने
देखा होगा, पढ़ा हो जरूर होगा। डिस्क क्लच में N1 डिस्क और ड्राइविंग शाफ्ट पे N2 डिस्क डिमेंशन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस तो N1 प्लस N2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द बेल्ट ड्राइव ऑपरेटिंग एट अ लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर per second, which where the tension on tie side another and slack side another। पावर पता नहीं, पावर हमने पढ़ा है टॉर्क इंटू ओमेगा होता है या पावर पी एफ इंटू वी। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, टाइट साइड में 2500 और स्लैक साइड में 800, ठीक 800। तो यहाँ से नेट कितना आ जाएगा 1700 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आ जाएगा 17 किलोवाट, ठीक है। इसका आंसर ए सही होगा। एक और क्वेश्चन ने पूछा गया था, बस मैंने इसको लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने इसको पिकअप नहीं किया, कि पूछा गया था ओपन बेल ड्राइव की लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ। तो 2C सेंटर डिस्टेंस π/2 डी आउट D1 D2 मतलब दोनों दो पुली होती है कि ये इसका अगर D1 मतलब इसका D2 तो D1 प्लस D2 प्लस D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर। ये ओपन बेल ड्राइव के केस में अगर क्रॉस बेल ड्राइव पूछता तो वहाँ पे सेम रहेगा। उसको याद करने का तरीका क्या है, क्रॉस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओपन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, बस ये याद करने का तरीका है। देखो क्रॉस मतलब बंद हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो दिस इज प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। देखें एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इन वीसी साइकिल में थ्रोटलिंग प्रोसेस कौन सा होता है, तो आइसेंथैल्पिक, यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ये उसी का क्वेश्चन है जो कि मैंने पिक नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल ऑटो साइकिल हैज़ कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आप अगर आपने आइडियल ऑटो साइकिल बनाई हो पीवी डायग्राम 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये P है ये V है, ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन वो 2 3 4। तो ये V1 है यहाँ पे और ये V2, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है V1/V2, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो R हमको दे रखा है 9। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा जिसको बोलते हैं वो 1.4 दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा है डायरेक्टली, जैसे होता है नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड से, उसको सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके तो यही फार्मूला आएगा। कंप्रेशन रेशियो हमको दे रखा क्वेश्चन में 9 एंड इस द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशियो की वैल्यू दे रखी 1.4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 58.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन के लिए आपको स्टीम टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 29.6। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट 1/6 ऑफ द हीट्स ऑफ सप्लाइड हीट इनटू वर्क। कह रहा है कि अगर आप जितनी हीट सप्लाइड कर रहे हो उसका 1/6 वो हीट इंजन वर्क में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर 60 किलो जूल आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं इंजन को, तो 60 का 1/6 मतलब 10 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज लोअर, कंडीशन दूसरी है, मतलब सेकेंड कंडीशन लोअर टू 70 डिग्री सेल्सियस, देन थर्मल एफिशिएंसी बिकम्स ट्विस, मतलब 2 गुना हो जाती है। देन डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। तो पहले कंडीशन 1 देखते हैं, मान लेते हैं हम सोर्स का टेम्परेचर TH है, सिंक का टेम्परेचर T लो, सिंक लोअर टेम्परेचर होता है, सोर्स हाई टेम्परेचर पर मान के चलते हैं, ठीक है। वैसे दोनों इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी बॉडी होते हैं। TL है, हीट सप्लाई कर रहे हैं हीट इंजन को Q। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है, नेटवर्क पर हीट सप्लाइड नेटवर्क क्या है जो W है, ये क्या कर दे रहा है, बता रहा है कि 1/6 जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड क्या है हमारी Q यस है, और Q यस क्या है ये, तो 1/Q इसका आंसर, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/6, ठीक है। और हमने भी पढ़ा है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1/T लो अपन T हाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर लोअर टेम्परेचर को 70 डिग्री कम कर दिया जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो एफिशिएंसी हमने निकाली 1/6, तो यहाँ से एफिशिएंसी दूसरे केस में क्या आ जाएगी, 2 × 1/6 इक्वल टू 1/3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - TL - 70/TH, ठीक है।
तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन के आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6TL - 5TS = 0। सेकंड इक्वेशन है 3TL - 2TS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से TH आ जाएगा 420, TL आ जाएगा 350 केल्विन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल से पूछा है, जो अभी मैंने सॉल्व भी किया है। इसमें क्या इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी दे रखी है, उसमें क्या है थर्मल एफिशिएंसी पूछा था, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा 1.5 दे रखा है। कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या करनी है, आपको सॉल्व करनी है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और कुछ नहीं। 60 था एफिशिएंसी, इसको सॉल्व 3/5, यहाँ से 3/5 इसको इधर लेके आएंगे, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू 6.25 आ जाएगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो 2.5 mm वाइड है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने बनाई और 4 mm डीप है, ये 4 mm डीप हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है इज इमरिज्ड मतलब डूबी हुई इन वाटर सच दैट इट्स प्लेन मेक एन एंगल 40 डिग्री विद द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस है, ये वाली, ये फ्री सरफेस है, ये यहाँ से 40 डिग्री एंगल बना रही फ्री सरफेस है, ठीक है। दी अपर एज ऑफ द प्लेन 2 मीटर एबव, ये अपर एज है। अगर इसको आप देखें तो ये अपर एज है, ये लोअर एज है। तो ये क्या है, 2 मीटर बिलो है फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस यहाँ से 2 मीटर बिलो है। देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेंसिटी दे रखा है। तो सबसे पहले इसका मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया। ये क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जब 4 का हाफ मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पता क्या करेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स, वो हमको पता है क्या होता है, रोजी एज बार। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आर के बंसल से सॉल्व किए होंगे तो जरूर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू हमको दे रखी है, रो की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू पता है, एरिया 2.5 × 4, एच बार क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ग्रेविटी, ये एच बार है। ये वैल्यू हमको निकालनी है, ये, ठीक है। हमको इतनी वैल्यू पहले से पता है, ये वाली वैल्यू यहाँ से लगा के यहाँ तक यहाँ पता है, क्योंकि ये 2 तो ये भी 2 होगी, ठीक। हमको पता क्या करनी, ये वैल्यू तो 2, ये 40 है, ये भी 2 है, ठीक है। और ये वैल्यू हमको पता करनी, तो यहाँ से 2, और ये अगर साइन थीटा पर परपेंडिकुलर जो नहीं इसे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 sin 40। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बार की 2 + 2 sin 40 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये अगर 2 है तो इसका इस साइड कंपोनेंट 2 cos होगा, इस साइड कंपोनेंट क्या होगा 2 sin थीटा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी कि 2 sin थीटा, ये 2 पहले से, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2 + 2 sin थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.286। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से टोटल प्रेशर फोर्स आ जाएगा हमारे पास 322.3556 किलो न्यूटन। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंक्लाइन बॉडी के लिए आई जी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया sin स्क्वायर थीटा अपन AH बार प्लस एच बार, हमको ए भी पता है, एच बार भी पता है। एच बार मैंने यहाँ पे निकाला हुआ, ए पता है ऑलरेडी। IG निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से BD के ऊपर 12 से IG निकल गया। sin थीटा भी पता है, वैल्यू निकाल लेंगे, से 3.45 वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ प्लेट इज 0.04 मीटर अवे फ्रॉम फिक्स प्लेट। कह रहा है ये 2 प्लेट है, एक फिक्स प्लेट है और एक मूविंग प्लेट है। तो पहले हम बना लेते हैं, ये जो मैंने बनाई है ये फिक्स प्लेट है, जो दिख रहा है ये जो डैश डैश दिख रहा है फिक्स प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है, ठीक है। कह रहा है मूविंग प्लेट जो मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकंड, और मूविंग प्लेट और जो फिक्स प्लेट के बीच के गैप है वो कितना है 0.04 mm, मतलब अवे फ्रॉम कितना है मूविंग फिक्स प्लेट से 0.04 mm है। देन फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड, ठीक है। फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो आपने बहुत ही बेसिक पढ़ा हुआ होगा फॉर्मूला, शीयर स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ = म्यू du/dy, ठीक है। du आपको दे रखा है, किस du मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है du, और dy कितना थिकनेस चेंज इन, ये कितना डिस्टेंस अवे फ्रॉम, तो 0.04 ही है।
टाउ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन में देखो फोर्स पर यूनिट एरिया ही देखा 3 न्यूटन पर मीटर वर्ग स्क्वायर, वर्ग पर मीटर, ठीक। तो ये क्या रखा है, टाउ दे रखा है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ से, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस के हैं जो बेसिक क्वेश्चन थे, वो मैंने नहीं उठाए। जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जिनको लगा कि हाँ इनको बताना चाहिए, वही क्वेश्चन मैंने पिक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रैक्टिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिप्लेसिंग थ्रोटल वाल्व विद एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर विल। देखो होता है कि जब थ्रोटल वाल्व की जगह पर अगर हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगाएंगे तो वहाँ पे होता है कि जो सीओपी होती है वीसी साइकिल को बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे जो हमको वर्क होता है रिक्वायर फॉर कंप्रेशन, वो हमको लिक्विड कम के कंप्रेशन, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमको कम वर्क रिक्वायरमेंट होता है इन कंपेयर टू गैस के लिए। इसलिए क्या होता है, कम वर्क रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी सीओपी बढ़ जाती है, हाइयर सीओपी ड्यू टू वर्क रिकवरी। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन वीसी साइकिल का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि एक इवापोरेटर जो -10 डिग्री सेल्सियस एंड कंडेंसर 40 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट हो रहा है। कूलिंग कैपेसिटी, मतलब कूलिंग क्या है, ये मैंने टीएस डायग्राम बनाई, ये कूलिंग कैपेसिटी है। वो यहाँ से हीट को एब्जॉर्व करेगा, ये कंडेंसर आपका होता है, ये हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। इसको क्यूआर बोलते हैं, यहाँ पे ये क्यूए होता है। कूलिंग कैपेसिटी हमको दे रखा है कितना, 150। ये आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है यहाँ तक, ये यहाँ तक सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। कूलिंग कैपेसिटी 150 वाट दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट -10 इतना, मतलब सैचुरेटेड वेपर -10 पे, -10 पे सैचुरेटेड वेपर लाइन कौन सी, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन कहाँ पे, ये कैसे पता चला, H1 ये, क्योंकि बता रहा है कि सैचुरेटेड वेपर, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, वो भी -10 पे, तो H1 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। H1 दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट 40 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड लिक्विड की कौन सी लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है यहाँ तक। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, 3 पॉइंट आ रहा है हमारे पास है, ठीक है। तो 3 पॉइंट जब आ रहा है तो अगर हम उसकी एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी H3 हमको दे रखा है 74.5, और हमको पता है कि 3 से 4 क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। आइसेंथैल्पिक का मतलब होता है यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट हो, मतलब H3 बराबर H4, क्योंकि हमको पता है कि जो हीट जो हमको कूलिंग दे रखी QA क्या होगा, M इंटू H1 माइनस H4, यही तो होता है, यही तो है हीट फॉर कूलिंग, ठीक है। ये H1 माइनस H4, तो H1 हमको क्वेश्चन में दे रखा है, H3 दिया है, तो H3 बराबर H4 इसलिए होगा क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, MA की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.00138 kg/s, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस इसमें इन्होंने COP पूछ लिया है, कुछ भी नहीं। अगर आप लोग ट्राई करेंगे ऊपर वाले की तरह तो सॉल्व हो जाएगा। -50 डिग्री किसका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट आपका इवापोरेटर का टेम्परेचर है, देन कंडेंसेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। सेम उसी तरीके से सभी वैल्यू दी, आप लोग सॉल्व करिए, बहुत आसान है, सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 4.70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है फ्लूइड मैकेनिक्स से कि सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल ऑफ 50 mm डायमीटर व्हेन इनसाइड प्रेशर 3 न्यूटन पर मीटर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने पढ़ा हुआ सरफेस टेंशन इन सोप बबल में 8 σ/2 होता है, और लिक्विड ड्रॉपलेट वहाँ पे 4 σ/d होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे सिग्मा आ जाएगा 0.0187। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है। पावर निकालना, पावर हमने पढ़ा है, पावर क्या होता है, कह रहा है कि एक डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल यूज्ड लुब्रिकेशन बिटवीन सॉफ्ट एंड स्लीव 4 पॉइस, शाफ्ट डायमीटर 0.3, रोटेट्स 240 rpm, कैलकुलेट पावर लास्ट इन बीरिंग इफ द स्लीव लेंथ 120 एंड थिकनेस ऑफ ऑयल 1। कह रहा पावर लास्ट बताना है, अगर स्लीव लेंथ दे रखा, थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म 1। तो पावर लास्ट, पावर जब भी निकालना तो हम लोग बेसिक फार्मूला यूज कर, पावर और टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक। ओमेगा का होता है 2πn इंटू टॉर्क अपान में, तो ये पावर का फार्मूला। टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क हमको पता है बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, शाफ्ट का डायमीटर बाई 2। फोर्स जब भी हमको निकालना रहेगा तो हम पहले देखेंगे कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ रही होगी। जब भी फोर्स हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। शियर स्ट्रेस
कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस हमने निकालने के लिए हम पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहाँ से शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, यहाँ से फोर्स निकल जाएगा, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, पावर आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर का। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेसिक ही है कि हाफ हो जाएगी। आप हम क्वेश्चन पेपर डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैपिलरी ट्यूब का है कि कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब राइज ऑफ वाटर 2 सेंटीमीटर अगर थीटा 30 डिग्री है, कह रहा है चेंज इन हाइट इफ कॉन्टेक्ट एंगल 45 डिग्री है। तो हमने ये बेसिक फार्मूला पढ़ा 2 cos थीटा 2t cos थीटा अपन आर रो जी, ठीक है। तो अगर एस यहाँ पे जो राइज किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा एंगल, मतलब cos ऑफ थीटा। तो S2/H1 क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा 1। थीटा अगर 45 पहले, फिर थीटा 30, तो उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, S2 की वैल्यू आ रही 1.63। एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप कि S2 की वैल्यू H1 से कम है, तो यहाँ पे क्या हो, जो राइज था वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें आंसर जहाँ पे इंक्रीज है ये इंक्रीज, ये इंक्रीज वाला रिमेन सेम वाला कैंसिल होगा, तो ऑप्शन 2 होंगे। अब देखना कितने अमाउंट से, यहाँ पे 1.63, यहाँ पे 1.4 नहीं, हमारा 1.63 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्टन व्हील का, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का, हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, अ पेल्टन व्हील इज डिजाइन टू डेवलप 6000 किलोवाट अंडर नेट हेड 300 mm while running 550 rpm. The overall efficiency 85%. The ratio of jet diameter to wheel diameter 1/10. The velocity coefficient kv इतना दे रखा है, स्पीड रेशियो, नंबर ऑफ जेट। अगर आपने क्वेश्चन आर के बंसल, अगर आपने क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व की तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिक्टू वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, बट डेटा बदला है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी एग्जाम रिटर्न या ऑब्जेक्टिव सॉल्व देने जाएं तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप आर के बंसल ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखी है, रेशियो ऑफ जेट डायमीटर एंड व्हील डायमीटर कितना दिया है 1/10, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के वी की कितनी दी हुई है 0.98, और के यू मतलब के यू दे रखा है आपको 0.46। तो वेलोसिटी ऑफ जेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपने फार्मूला पढ़ा होगा, वी बराबर सी वी इंटू 2 रूट जी एच। यहाँ से V1 निकल जाएगा, व्हील की वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से D हमको पता है, D बराबर क्या होता है 1/, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल d डायमीटर ऑफ जेट, नहीं तो डिस्चार्ज फ्रॉम 1 जेट निकाल लेंगे, फिर ओवरऑल एफिशिएंसी से जो डिस्चार्ज निकल के वहाँ से निकलेंगे पूरे होल से, होल मतलब पूरे ओवरऑल से। तो यहाँ से नंबर ऑफ जेट निकालने के लिए जो यहाँ से हम क्यों निकालेंगे +1 जेट से इसको डिवाइड करें तो नंबर ऑफ जेट कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था SSC JEE मेंस 2026 क्वेश्चन पेपर का। इसी तरीके से अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने 41 क्वेश्चन उठाए हुए जो रिमेनिंग पार्ट 2 में लाएंगे। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्यूशन में डाउट लग रहा हो या कुछ गलत लग रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।